गाइस हाय एवरीवन। हम लास्ट दिन में वेस्ट बंगाल स्टेट का 2023 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ओके, सो हम मेन ग्रुप का जो बेसिक कंसेप्ट हमें ऑलरेडी बीएससी में था उसका बस थोड़ा सा देखना है। जो जैसे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, तो उसमें ये होता है ग्रुप 1 और ये होता है ग्रुप 2। ओके, तो इसमें ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो इसमें क्या होता है, ऑन हीटिंग जब हीट करेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे इधर ग्रुप 2 का मेटल कौन सा है? इधर जैसे कि MgCO3 जो है ये ग्रुप 2 का मेटल है। तो ये हम डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बट हमको एक एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि जो ये सोडियम होता है और पोटेशियम जो होता है, इसका जो कार्बोनेट सॉल्ट होता है, दैट कार्बोनेट सॉल्ट्स आर वेरी स्टेबल। क्यों? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम वेरी रिएक्टिव, so carbonates are very stable. Carbonates stable. ठीक है, so that is why basically इधर क्वेश्चन जो था does not produce CO2, that is why डिसोसिएशन नहीं होता है। मतलब डिसोसिएशन होना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट काम होता है, तो इसीलिए Na2CO3 इज़ द ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके लिए हमको वो जो थर्मोग्रेविमेट्री मतलब जो हम एनालिटिकल में पढ़ के आए हैं ना, उसका थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि थर्मोग्रेविमेट्री इसमें क्या क्या है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो जो पॉइंट्स चाहिए और ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए बस वही हम देखेंगे। ओके, ये TGA ये जो है इसका फुल फॉर्म ही है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड का बेसिकली मतलब स्टेबिलिटी, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ये करना पड़ता है। इसको कैसे मेजर करते हैं? ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाई दैट इज़ हाउ मच वो कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है उसका वेट से बाई सैम्पल वेट। तो ये एक मशीन में जो करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, इसमें थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करना होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसके लिए एक हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मास, परसेंटेज मास के साथ टेम्परेचर का एक ग्राफ होता है। तो इसमें क्या है, कितना डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे कि इधर जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस हम देखेंगे पहले कि क्वेश्चंस क्या है कि 10 mg ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज सब्जेक्टेड टू TGA, that is thermogravimetric analysis, at N2, that is nitrogen atmosphere, at 10 degrees Celsius per minute heating rate. So basically considering this, identify the correct statements from the following. Option number 1, 44% weight loss is detected on heating up to 1100 डिग्री सेल्सियस। सो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि जैसे कि जब हम ये जो ग्राफ देख रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं नियरली 1000 के आसपास का जो टेम्परेचर है, इसमें एक डेल्टा M का चेंजेस है 44%। तो ये बेसिकली क्या होता है, CaCO3 ऑन हीटिंग में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्मेशन होगा। तो इसका मोलर मास देखेंगे तो कितना होगा, ये 100 ग्राम पर मोल होता है और ये होता है 44 ग्राम पर मोल। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि बेसिकली 44% वेट लॉस, ऑप्शन 1 जो है ना उसके लिए 44% वेट लॉस तभी होगा जब 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस के अंदर है। ओके, सो जब इतना टेम्परेचर में होगा तो तब मतलब ये वेट लॉस होता है। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है 48% वेट लॉस इज डिटेक्टेड ऑन हीटिंग अप टू
1100 डिग्री सेल्सियस विच हीटिंग रेट इज चेंज टू 25 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो इसमें हमको ये देखना है कि वेट लॉस कितना हो रहा है, 44% से 48%। ओके, जब 44% से 48% हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेसिकली वेट लॉस क्या हो रहा है, वेट लॉस मतलब हम ये देखेंगे कि जैसे कि वेट लॉस ये जो पैरामीटर है ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो वेट लॉस इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, फर्स्टर हीटिंग रेट कब होगा, एट अ फर्स्टर हीटिंग रेट। ओके, सो बेसिकली हाँ, सो हम इसमें से कंक्लूजन का क्या होगा कि डिकम्पोजिशन परसेंटेज डिकम्पोजिशन शुड रिमेन 44%। क्यों 44% में ही रहेगा, बिकॉज ऑन चेंजिंग, जब हम कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसका डिसोसिएशन उसके मेजरमेंट में हो रहा है ना, स्टोइशियोमेट्री का जब चेंज होगा, तो जब 44% से 48% वेट लॉस वो बोल रहा है, बट टेम्परेचर वो सेम ही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब इधर क्या बोल रहा है कि वेट लॉस 44% से 48% तभी होगा जब फर्स्टर हीटिंग रेट होगा, बट हीटिंग रेट फर्स्टर होने से वैसे कुछ स्टोइशियोमेट्री का चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 48% में भी जितना मतलब वही 1100 डिग्री टेम्परेचर में जो 44% ही जो होना चाहिए वो कभी 48% नहीं होगा ऑन चेंजिंग द हीटिंग रेट। ओके, बेसिकली यह इधर क्या बोलता है 25 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और इधर क्या था 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो ऑन चेंजिंग द heating rate we cannot say that the weight loss will change because it doesn't change the stoichiometry of the component. Okay, so percentage decomposition should remain 44% because on heating stoichiometry not change. ओके, सो ये हो गया, तो मतलब सेकंड जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बोथ इनिशियल एंड फाइनल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर ऑन चेंजिंग द हीटिंग रेट 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मतलब हमको हम जब देखेंगे ना कि 40 जैसे मतलब थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में हीटिंग रेट जितना इंक्रीज करेंगे हम, तो उतना क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स हायर टेम्परेचर। ये दिस इज बेसिकली अ कॉज ऑफ काइनेटिक लिमिटेशन के लिए ये हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ये ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो इधर जो स्टेटमेंट बोला था वो करेक्ट हो गया, क्योंकि हीटिंग रेट हम 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस जब किया तब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 दोनों जब करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द मॉलिक्यूल COF2, SO2F2 एंड POF3 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमको पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन नंबर दैट इज इक्वल्स टू, इसका हम लिख सकते हैं HN। तो इसको क्या कैसे, ये फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस number of monovalent atom
प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये हो गया टोटल पूरा जो है फॉर्मूला वो। तो COF2 के लिए क्या होगा, तो COF2 इसके लिए हाफ ऑफ इसका वैलेंस शेल में, कार्बन का वैलेंस शेल में कितना होगा, 4 होगा। फ्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट है, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, तो वो कितना कंपाउंड है, वो 2 है। तो 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3 जब होगा तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। उसके बाद SO2F2 जो होगा तो उसके लिए हम देखेंगे कि इसके लिए, तो SO2F2 के लिए क्या होगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में ही सल्फर होता है, तो इसका क्या होगा 6 प्लस फ्लोरीन के लिए क्या होगा, फ्लोरीन के लिए बेसिकली 2 होगा, 2 फ्लोरीन है, मतलब 8/2 = 4 मतलब टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल जब होता है तब एंगल कितना होता है, 109 डिग्री लगभग। उसके बाद POF3 में क्या होगा, POF3 में हाफ ऑफ 5 फॉस्फोरस जो नाइट्रोजन का ग्रुप में होता है, प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम, सो 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4 मतलब टेट्राहेड्रल, ये भी होगा 109 डिग्री। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, सो बेसिकली COF2 ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, SO2F2 SO डबल बॉन्ड O फ्लोरीन। ओके, सो इसका 109 डिग्री एंड सिमिलरली ये 109 डिग्री किसके लिए होगा, POF3 के लिए भी होगा, P डबल बॉन्ड O 3 फ्लोरीन। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों के लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। तो मतलब ये जो ऑप्शंस है, और ऑप्शन से हम इतना तो समराइज़ कर पाएंगे ना कि 120 डिग्री जो है वो तो ज़्यादा है, तो वो किसके लिए है, FCF का एंगल जो है, तो FCF का ऑप्शन A में है और ऑप्शन D में है। ओके, तो उसके बाद हमको देखना है कि 109 डिग्री दोनों में ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 डबल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो हमको पता है बॉन्ड पेयर तो रिपल्शन होगा, ज़्यादा होगा तो दोनों बॉन्ड पेयर होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एंगल कम हो जाएगा। तो बेसिकली दैट्स वाई सल्फर का जो FSF का जो एंगल होगा वो कम होगा। तो ऑप्शन D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ HN3 एंड N3-। ऑप्शन ए क्या है, बोथ द स्पीसीज टर्मिनल NN एंड मिडिल NN बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो मतलब ये है कि बॉन्ड लेंथ का हमको समझ में आना चाहिए कि क्या चेंजेस क्या होगा ये दोनों कंपाउंड में। ओके, तो हम स्ट्रक्चर पहले N3- का ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि डबल बॉन्ड इसमें डाल दो तो नाइट्रोजन ये प्लस होगा, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ ऑल्सो माइनस। उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड ऐसे शिफ्टिंग होगा जैसे कि, एंड वी विल गेट ऐसा टाइप ऑफ मिलेगा। सिमिलरली ये भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ऐसे हम N3 के लिए कर सकते हैं, N3- के लिए। तो उसके बाद HN3 के लिए भी सिमिलर होगा, बस ये जो पोजीशन है ये पोजीशन में हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर नेगेटिव था, इधर ये था N3- का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करना है, बस चेंज क्या करना है, इधर बस एक हाइड्रोजन लगाना है और ये तो प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद इसका कैनोनिकल फॉर्म हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा कि ये बॉन्ड इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये मिलेगा N
इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन, और इसमें ये प्लस होगा, और इसके बाद ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली और भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आएगा, इसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो उसमें से क्या मिलेगा, सो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, हम इसमें से तो देख सकते हैं और ऑलरेडी हमको पता है कि दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। सो इसमें बॉन्ड एंगल तो हमेशा मतलब सेम ही है सब में, बट इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन जब अटैच्ड होगा तो तब इसको हम नॉर्मल मतलब ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ऐसा कि ये जो एंगल है दिस इज़ 109 डिग्री, एंड दिस इज़ बेसिकली जैसे कि ये दिस इज़ 124 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज़ बेसिकली 113 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, तो हम ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे मिडिल पोजीशन। ओके, सो बेसिकली मिडिल, सो बेसिकली ऑप्शन डी जो है कि इन HN3 द टर्मिनल NN बॉन्ड इज लॉन्गर देन द मिडिल NN, बट द बोथ द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम इन N3 माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर द हायर ऑक्यूपाइड MO ऑफ HCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके लिए हमको MO डायग्राम देखना पड़ेगा। जैसे कि HCl जब होगा तो हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर, तो ये क्या होगा कि मतलब ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा। तो MO डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे, ये है हाइड्रोजन, दिस इज़ क्लोरीन, सो ये होगा 3s ऑफ क्लोरीन, और दिस इज़ 3p ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो s है इसके बराबर ये नॉन बॉन्डिंग, ये है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। इसके बाद these two also non bonding, this is sigma, this is sigma star, this is 1s of हाइड्रोजन। तो इसके बाद ये होगा कि ये पाई नॉन बॉन्डिंग दोनों। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, बस इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसमें 2 2 4 5। ओके, तो टोटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएगा। उसके बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है 2 4 6। ओके, ये हो गया। सो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि इधर क्वेश्चन में बोला कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड MO ऑफ द HCl, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब होमो, तो होमो क्या होगा, तो दिस इज़ बेसिकली होमो। तो पाई नॉन बॉन्डिंग जो होगा, दिस इज़ पाई नॉन बॉन्डिंग इज नेचर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, ये हम क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर था उसमें था। तो ये जो है ये आन उसके लिए आएगा जब 1 होगा, नील उसके लिए आएगा जब 0 होगा, और हेक्स तो 6 के लिए आता है 6, और यम तो उसके बाद होता है ना। तो ये तो 106 का ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अन इन यम। सो अन किसके लिए होगा, 1 के लिए। अन फिर से किसके लिए होगा, 1 के लिए। तो ये ENN जो होता है वो बेसिकली होता है 9 के लिए, तो 119। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। तो इसमें जो ऑप्शन है इसके लिए हमको ये देखना है कि बेसिक जो कंसेप्ट है कि Cl क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ये Cl माइनस होगा। तो ये जब होता है ये प्रोसेस को क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ना 2 पॉइंट्स है, एक है क्या हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसमें बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब होगा क्यों हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज जब क्लोरीन का शेल में और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आएगा, तब क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीशन। तो ऑक्टेट जब कंप्लीशन हो जाएगा तो ये Cl- जो फॉर्मेशन होगा ये स्टेबल हो जाएगा। Cl- फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवरेबल, तो दैट इज़ वाई बेसिकली ये एनर्जेटिकली फेवरेबल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन गेन, ये ज़्यादा क्यों होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्यों होगा, मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होगा, बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी अ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट विल बी जनरेटेड। ओके, सो और हम ये जो डेटा है इसमें से भी देख सकते हैं कि क्लोरीन का हैलोजन के अंदर जो भी कंपाउंड्स है उसमें क्लोरीन का वैल्यू -349 सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये XeO2F2 का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो दैट इज़ हाफ ऑफ जेनॉन के लिए 8 प्लस 2 मोनोवैलेंट फ्लोरीन है 2, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 होगा। 5 में 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकता है और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। स्क्वायर पिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का शेप क्या होगा, ऐसे बी ऐसे होता है, और स्क्वायर पिरामिडल का शेप कैसे होता है, बी। स्क्वायर पिरामिडल फेवरेबल होगा जब सेंट्रल एटम 5th एंड 6th पीरियड का होगा एंड इफ़ देयर इज़ अ नो लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जेनॉन 2 फ्लोरीन है तो वो एक्सियल पोजीशन में रहता है और 2 ऑक्सीजन ऐसे और लोन पेयर ऐसे, क्योंकि लोन पेयर को ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना चाहिए और फ्लोरीन को मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स को एक्सियल पोजीशन में रखना चाहिए, तो इसीलिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसका जियोमेट्री मतलब स्ट्रक्चर जो होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टिक्स नंबर ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिक टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ B4H10। तो स्टिक्स के लिए क्या करना है, स्टिक्स के लिए बेसिकली ये S+T = A and Y plus X = B/2 and S plus X = B and BH whole A and HB। ये जब सिस्टम ऐसा होगा तभी हम कर सकते हैं, उसके लिए वो मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ जो है 1 2 3 4, so this is basically S, this is T, this is Y, this is X, ठीक है। दिस विल गिव यू A, दिस विल गिव यू B/2। सो B4H10 जब होगा तब इसके लिए क्या होगा कि BH का होल 4 H6, तो इसके लिए S+T = क्या होगा 4 होगा, क्योंकि हमारा इधर A क्या है, A 4 है, B है 6, तो S+T का जो ये जो फॉर्म है तो = 4। सिमिलरली Y plus X = क्या होगा, B का वैल्यू 6 है, 6/2 मतलब 3 होगा, S plus X का वैल्यू क्या होगा, B मतलब 6 होगा। ओके, सो लेट T = 0, तो ये ऐसा STYX, T को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, S = 4 हो जाएगा। अच्छा, S को 4 मिल गया तो S को जब 4 होगा तो X का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। X का वैल्यू जब 2 होगा तो 3 - 2 दैट इज़ 1 होगा, 4012। सो बेसिकली 4012 विल बी द स्टिक्स नंबर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके लिए पहले क्या करना है, इसी पोर्शन का लाइक दिस पोर्शन FeCO3,
ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। Fe का 8, 2 × 3 6, सो 8 + 6 = 14। 14 जब होगा ये होता है BH का सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट। सो ये हो गया BH एंड B4H8। जब हमको ऐसे स्केलेटल एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर जब ऐसे डिटरमाइन करना है तो ऐसे पार्ट को हमको BH का फॉर्म में, ये कितना फॉर्म होगा तो वो उसके ऊपर, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपाउंड जो रहता है, तो ऐसे चेंज करना है। उसके बाद ये हो जाएगा B5H9, सो दिस विल बी BH5 4-। सो BH इसका एक फॉर्म होता है +2, सो ये फॉर्म होता है जब BnHN2+ होता है तब होता है सुपर क्लोजो। उसके बाद जब 0 होता है तब मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, और नहीं तो 0 भी हम लिख सकते हैं, नहीं भी 0 नहीं भी लिख सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। हाइपर क्लोजो होता है। उसके बाद -2 जब चार्ज होता है तब क्लोजो होता है, एंड जब -4 होता है तब नीडो होता है। सो दिस इज़ बेसिकली -4, तो दिस इज़ बेसिकली नीडो स्ट्रक्चर। ओके, और इलेक्ट्रॉन स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जब काउंट करना है तो ये हम लिख सकते हैं कि ऐसे BH जो होता है ये 2 × 5 + 4, मतलब BH जो है जब स्केलेटल इलेक्ट्रॉन के काउंट में होगा, फॉर स्केलेटल इलेक्ट्रॉन BH = 2। सो 2 × 5 + 4, सो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। सो 14 नीडो, ऑप्शन 20 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डरिंग एनर्जी लेवल ऑफ D1 सिस्टम ड्यू टू Z in Jahn-Teller डिस्टॉर्शन। तो हम जब Jahn-Teller डिस्टॉर्शन होता है उसमें दो चीज़ होता है। Jahn-Teller डिस्टॉर्शन जब होता है, कब होता है? जब T2G और EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तभी होता है। तो जब ये होगा तो इसमें दो क्राइटेरिया होता है, माने कैटेगरी होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, एक होता है वीक डिस्टॉर्शन। जो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है उसमें दो कैटेगरी होता है, एक होता है Z in, एक होता है Z out। जो Z in होता है उसको हम बोलते हैं जनरली टेट्रागोनल कंप्रेशन, और Z out जब होगा वो होता है इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन। ओके, तो जब Z in होगा तो तब क्या होगा? तब हमको ये पता है ना कि जब एनर्जी ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे चेंजेस होगा। तो बेसिकली जो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम होता है तो ये क्या होता है, ये डिजेनरेसी ब्रेक करता है। उसके बाद ये T2G और EG ऑर्बिटल होता है, तो ये फर्दर मतलब डिजेनरेसी ब्रेक करेगा ड्यू टू द Jahn-Teller डिस्टॉर्शन। और जब ये टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा, मतलब Z in केस होगा, तब क्या होगा? इसमें क्या होता है dx² एंड dx² - y² EG में बेसिकली, और इसमें क्या होता है dxy, dxz एंड dyz। ये क्या होगा? जब डिजेनरेसी ब्रेक होगा द हाईएस्ट एनर्जी में dz², उसके बाद dx² - y², उसके बाद ये भी ब्रेक जब हो जाएगा डिजेनरेसी, तो तब ये क्या होगा dxz, dyz एंड दिस इज़ बेसिकली dxy। ओके, सो बेसिकली हमको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मूलिकेन टर्म, इसके लिए मूलिकेन टर्म क्या होता है? dx² - y², dz², dxy, बेसिकली dxz एंड dyz, ये दोनों का एक ही होता है। इसके लिए होता है EG, ये इसके लिए होता है B1G, इसके लिए होता है A1G, इसके लिए होता है B2G। सो हम एनर्जी ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे? dz², ये बेसिकली Z in फॉर Z in केस। ओके, dz², उसके बाद dx² - y², उसके बाद dxz एंड dyz, उसके बाद dxy।
सो बेसिकली हम बस वो टर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डी जेड स्क्वायर के लिए क्या होगा a1g, उसके बाद नेक्स्ट होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए b1g, उसके बाद डी एक्स जेड वाई जेड के लिए क्या होगा eg होगा, और उसके बाद लास्ट होगा जो b2g, ये हो गया। तो बेसिकली ये पहला चीज़ हो गया। और जब और एक चीज़ है कि इसमें जब D1 होता है, D1 जब होता है तो बेसिकली हम क्या, बस एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब D1 सिस्टम होगा तो तब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जब, तो इसका स्पिन क्या होगा, हाफ होगा। तो 2s+1 क्या होगा 2 इंटू हाफ प्लस 1, सो बेसिकली 1 + 1 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 2 2 सब में 2 आ जाएगा। ओके, और इधर का जो एनर्जी गैप और इधर का एनर्जी गैप जो है, और बेसिकली हम T2g Eg का जो एनर्जी गैप है, तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी गैप इसमें बहुत ज़्यादा है रैदर देन दिस टू। सो ये हम ज़्यादा एनर्जी गैप भी दिखा सकते हैं। सो ये हम कॉपी करके उधर ले जा रहे हैं, तो हम देखेंगे किसके साथ वो मैच होगा। सो बेसिकली हम देखेंगे कि किसके साथ ये मैच होगा। सो फर्स्ट आ गया कि 2a1g इसमें है, उसके बाद आ गया 2b1g इसमें है, इसमें भी है, उसके बाद 2eg ये। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आज का वीडियो इतना तक ही है।